नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र नौटियाल और मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2025 की चर्चा लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 19 तारीख हो गई है और पहले चरण का जो चुनाव होगा वो 24 में और दूसरा 28 में, सभी लोग आप जानते हैं। चुनाव चिन्ह सबको आवंटित हो गए हैं और इस समय इस बीच में क्या वह की स्थिति रही, जो हमारा पंचायती राज जो आयोग है हमारा निर्वाचन आयोग, उसमें और जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसमें कई सारे प्रकरण हमारे के, जो कि जैसे रिजर्वेशन के मामले में भी पहले आरक्षण के मामले में गया, फिर जो 2 जगह मतदाता सूचियों में नाम होने वाली बात थी और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं निर्वाचन आयोग को और उसके तहत चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। और पंचायती राज एक्ट की जो धारा 9 और धारा 6 है उस पर और जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं उस पर या अन्य जो भी विषय हैं उन पर मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो संवैधानिक विषय है और प्रकरण जो है कई लोगों के द्वारा इसमें चर्चाएं की गई हैं, न्यायालय में भी लोग गए हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो ये पुरानी व्यवस्थाएं, तो सन 1952 से जब से विकास खंडों की स्थापना हुई और उसके बाद ये व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई, तो समय समय पर इसमें जो समितियां बनाई गई। जैसे आप देखते हैं कि 57 में बलवंत राय मेहता समिति थी जिसने अपनी सिफारिशें दी थी कि किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। फिर 77 में भी अशोक मेहता समिति ने भी कुछ अपनी रिपोर्ट्स दी है, तो कोई द्विस्तरीय, कोई एक स्तरीय, कोई त्रिस्तरीय के बारे में अपनी राय देता गया। 85 में JBK राव मेहता समिति, उसके बाद ML सिंघबली 86 में, 88 में सरकारी आयोग, ये सारे मतलब अपने अपनी सिफारिशें देते रहे और उसी के तहत एक पारदर्शिता के लिए 92 में 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है वो पारित किया गया और सन 1992 और 93 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि पंचायतों के संबंध में था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था दी गई, और दूसरा जो है 74वां जो हमारी शहरी जो व्यवस्था निकाय है उसके संबंध में ये व्यवस्थाएं दी गई और उसमें 29 विषय जोड़े गए पंचायतों के लिए। और ये उसमें निर्धारण हुआ कि भाई हर 5 साल में चुनाव होंगे और एक अधिनियम इसके लिए बनाया गया पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत जो है, जो हमारा उत्तराखंड है, हरिद्वार को छोड़ करके 96 में पहला जो चुनाव हुआ था, हरिद्वार में 94 में हुआ था, यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तो इसी 2 साल बाद 96 में यहाँ पर चुनाव हुआ। उसके बाद 2003 में, 2008 में, 2014 में और 2019 की जो पंचायती जो चुनाव हुई है उस व्यवस्था में हम व्यवस्था के अंतर्गत रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी ऊहापोह या भ्रम की स्थिति पहली बार, चाहे रिजर्वेशन के मामले में रही हो, चाहे जो 2 जगह चुनाव लड़ने वाली बात रही हो, क्योंकि जब एक्ट में स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं तो इसमें भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल ये सारा प्रकरण जो है अब आयोग और न्यायालय, और उन्होंने ये कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप पंचायती राज अधिनियम एक्ट के अंतर्गत आप चुनाव कराएंगे और इसके बाद जो भी चुनाव में जीत करके जाएंगे या कोई निकटतम प्रतिद्वंदी हारा हुआ, यदि वो ये समझेगा कि जीता हुआ प्रतिनिधि 2 जगह से अगर ये इसका नाम है, तो वो अपना प्रत्यावेदन दे करके माननीय उच्च न्यायालय में जा सकता है और वहाँ पर उसकी चर्चा होगी और जो भी उसमें माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय पारित करेंगे तो उसके अनुसार आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि इसके बाद जो चुनाव हों उसके बाद काफ़ी प्रकरण हमारे न्यायालय में जाएं और कुछ अगर जो लोग ना ले जाना चाहें या जो जीत जाएं, स्वयं ही जीत जाएंगे, तो इस प्रकार के प्रकरण वो लोग नहीं ले जाएंगे। तो ये तो बात का विषय है। लेकिन अब की जो व्यवस्था है उसमें मतलब जो आरक्षण व्यवस्था है जिसमें 19% SC के और 4% ST और OBC 14% और 50% महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं, उसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 4 पदों पे लड़ रहे हैं। कई जो है निर्विरोध हो गए हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में जैसे वार्ड मेंबर का है
और प्रधान का है क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का। क्योंकि इसकी कॉन्स्टेंसी जो है, आपने देखा होगा कि विधानसभा में, लोकसभा में एक एक कॉन्स्टेंसी होती है। गढ़वाल लोकसभा या फला जो कुमाऊँ है, या दूसरी जो भी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, या विधानसभा क्षेत्र है हमारे 70 विधानसभा जो है, तो उसमें एक एक कॉन्स्टेंसी होती है। लेकिन इसमें एक ग्राम पंचायत में 4 कॉन्स्टेंसी हो जाती हैं अगर वहाँ वार्ड मेंबर का भी चुनाव हो रहा है। तो अब आप समझिए कि कितना विकट चुनाव है ये। एक ही मतदान केंद्र पर अगर 4 पदों पर चुनाव हो रहा है, चाहे उसमें न वार्ड मेंबर का है, प्रधान का है, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का है, तो 4 पर्चे वहाँ पर दिए जाएंगे। कहीं अगर वार्ड मेंबर निर्विरोध है और प्रधान निर्विरोध हो गया तो 2 पर्चे दिए जाएंगे। तो हो सकता है कोई ग्राम पंचायत ऐसी सौभाग्यशाली भी हो कि जहाँ क्षेत्र पंचायत में निर्विरोध है तो वहाँ पर 1 पर्चा दिया जाएगा, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मतदाता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, अन्य प्रत्याशी को समझाने में दिक्कत है। दिक्कत वहाँ पर है कि जिस ग्राम पंचायत में 4, 3 या 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर के लिए मैं जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बहुत जो आपका प्रचार है, चुनाव का प्रचार, वो चरम पर चला गया है। हम देख रहे हैं कि भाई जिला पंचायत में तमाम गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लोग दौड़ रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, जगह जगह पोस्टर, बैनर, पोस्टर से चुनाव प्रचार हो रहा है, गाड़ियों पर माइक लगे हुए हैं, तो इस प्रकार का प्रचार हो रहा है। लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति मतदान तक भी बनी रहती है मतदाता के दिमाग में। तो इस पर जो है, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। मान लिया जाए आपके गांव में जो है 3 प्रधान के जो है 3 पदों पे चुनाव हो रहा है, प्रधान का है, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का है। अब किसी का चुनाव प्रधान वाले अलग है, क्षेत्र पंचायत वाले अलग है, जिला पंचायत वाले अलग है, हो सकता है वार्ड मेंबर हो तो उसके भी अलग है। अब जिला पंचायत वाला प्रत्याशी के पास गया, उसने कहा ये मेरा चुनाव चिन्ह है, उसने कहा ठीक है। दूसरा प्रधान वाला गया, उसने कहा ये मेरा चुनाव चिन्ह है। क्षेत्र पंचायत वाला गया, उसने कहा ये मेरा चुनाव चिन्ह है। तो हमारे जो गांव के साधारण लोग हैं, मैं उस मतदाता की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत अवेयर है, लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि 50% से अधिक मामलों में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि आप उसको पर्चा देते समय, जो आपका चुनाव चिन्ह का पर्चा होगा, उसको पर्चा देते समय वो देखता है कि आपको दे। उसने कहा ठीक है मैं तो आप ही की तरफ हूँ, आप चिंता मत करो। अब उसको आप पूछें कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है, अगर उसने बता दिया कि भाई हाँ क्या बात कर रहे हैं, आपका तो ये है, फला है, चुनाव चिन्ह ये है, BSC है, तो आप समझ लीजिए कि मेरा मतदाता मेरे चुनाव चिन्ह के बारे में जानता है, और जो उसको 2-3 वहाँ पर मिलेंगे उसमें वो कन्फ्यूजन नहीं करेगा। लेकिन विशेष रूप से जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं, हमारा 6-7 जो है कई क्षेत्र पंचायतों में या कई जिला पंचायत में हम देख रहे हैं कि 8-8, 9-9, 10-10 जो है जो कैंडिडेट हैं आपके खड़े हैं, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं, अपने मतदाता को बहुत अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है। हो सकता है वो बहुत पक्का आपका वोटर हो, लेकिन वहाँ पर जा कर के वो कन्फ्यूज हो सकता है। तो इसलिए मैं उनको राय दूंगा कि आप जो है सबसे पहला जो अपना फोकस है अपने चुनाव चिन्ह पर करें, कि भाई मेरा चुनाव चिन्ह जो गांव में मेरा व्यक्ति गया है उसको लेकर के उसने मेरे मतदाता को, आपको दूसरे के चुनाव चिन्ह से कुछ लेना देना नहीं है। आज की तिथि पर आपको ये भी लेना देना नहीं है कि मुझसे पहले वाला जो दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है उसका नाम कितनी जगह क्या है, ये बात का विषय है। अगर आप इसको लोगों से कहेंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सबसे पहला जो अर्जुन के तीर की तरह आप जो है अपना निशाना रखें अपने चुनाव चिन्ह पर, और उस चुनाव चिन्ह पर को आपने हरेक के घर में ही नहीं पहुंचाना है, पोस्टर ही नहीं लगाना है, बल्कि मतदाता के दिमाग में उसको फीड करवाना है, और उस समय तक जब तक कि वो मतदान करके बाहर ना जाए। विशेष रूप से क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के मामले में तो लोग रहते हैं कि भाई ये हमारे प्रधान जी हैं, और प्रधान जी तो ऐसी चीज़ हो गई कि हर आदमी का पहला जो टारगेट होता है वो प्रधान जी होता है। वह प्रधान को वोट करना है, किस प्रधान को करना है। अब कभी कभी कंफ्यूज क्या हो जाता है कि एक गांव में एक आदमी प्रधान की तरफ है और दूसरा क्षेत्र पंचायत में वो दूसरी तरफ है, तो उस मामले में भी कंफ्यूज होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए जो है आप उनको अपने जो आपका मतपत्र है उसके बारे में
बहुत अच्छी तरह समझा दें। और वहाँ पर जो मतदान केंद्र पर जो टीम बैठी रहती है वो आपको जिस तरीके से समझाए, कोई अफरा तफरी नहीं होनी है। आप अपनी लाइन पर लग करके, आपका नाम मतदाता सूची में होगा, ये आपने देख लिया होगा पहले ही। आप वहाँ पर अपने लाइन पर जा कर के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और सही तरीके से पहले आप वार्ड मेंबर या प्रधान का जो भी आपको पर्चा है उसको आप देख लें, उस पर आप मतदान कर लें। फिर आप क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत का जो पर्चा है एक एक करके उनको देख लें। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से देखना है। अपने प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह देखना है और उसके अनुसार आपने जो है वहाँ पर, और किसी भी प्रकार का आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सर्वशक्तिमान वहाँ पर रहते हैं, तो आप पीठासीन अधिकारी, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग रहती है, तो कहीं पर आपको कोई संकोच हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने पीठासीन अधिकारी के पास जा कर के आप अपना क्लियर कर लीजिएगा। ये मतदाताओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे थोड़ा किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। हालांकि आपके मतदान केंद्र का जो केंद्र बना हुआ होगा अंदर जहाँ पर आप वोट डालते हैं वो आपका गोपनीय है, आपकी वोट गोपनीय है, आपका मत जो है बिल्कुल आपने जिसको दिया है वो आपकी अपनी वोट है, उसकी मतगणना टेबल पर होनी है। और उस टेबल पर जब खोले जाएंगे तो उसमें ये भी पता नहीं चलना है कि किसने किसको वोट दिया है। इसलिए आप निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के, मैंने पिछले अपने जो मेरा वीडियो थी उसमें मैंने ये कहने का प्रयास किया था कि आप निर्भीक होकर के करें और 5 साल के लिए आप अपने जो आपका प्रत्याशी है उसमें आप सही व्यक्ति का चुनाव करके आप जिला पंचायत के सदन में, क्षेत्र पंचायत के सदन में, ग्राम पंचायत के प्रथम व्यक्ति के रूप में, और उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख होगा आपका, तो आपकी नज़र में ये बात भी होनी चाहिए कि देखिए जो हमारा प्रतिनिधि चुन करके क्षेत्र पंचायत से जा रहा है वो सही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारा जिला पंचायत चुन करके जा रहा है वो सही जिला पंचायत का चुनाव करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये नज़र आपकी बराबर जो है उस अपने प्रत्याशी पर होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ कि अब केवल 5-6 दिन रह गए हैं। आप 19 तारीख है तो 5 दिन बाद 24 तारीख को जो वोट पर जाएंगे, उस दिन अवकाश रहता है, सब लोग नहा धो करके मतदान केंद्र तक जाएं। मैंने पहले भी कहा था कि मातृभूमि का कर्तव्य है, आपको बुला रही है आप मतदान करने के लिए। जो भी जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, अपने गांव में जरूर आ जाए और अपने प्रत्याशी को वोट डाल करके वापस चले जाए। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए, और कोई अगर कहीं पर गड़बड़ कर रहा है तो उसकी शिकायत आप सीधे अपने जो आरओ है प्रत्येक विकास खंड में, उनके पास आप कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।